तुम कब जाओगे अतिथि। अतिथि यानी जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती, कोई समय नहीं होता, जिनको हम गेस्ट या मेहमान भी कहते हैं। यह पाठ शरद जोशी द्वारा लिखा गया है और इस पाठ में शरद जोशी ने अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए कहा है कि किस प्रकार अगर कोई अतिथि, कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो प्रारंभ में उसका आदर सत्कार किया जाता है, उसकी बहुत सेवा की जाती है, बहुत अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे अवसर उसको दिए जाते हैं, घुमाने भी ले जाया जाता है। इसी प्रकार अगर वही अतिथि अगर मन में यह विचार बना ले कि वे 1, 2, 3 दिन ना रहकर बल्कि वहीं पे टिके रहने का अपना एक इरादा बना लेता है, तो इस तरह के मंसूबे जब अतिथि के सामने आते हैं घर के सदस्यों के, तो किस प्रकार से उसका आदर सम्मान जो है वो विपरीत हो जाता है। मीन्स उसकी कोई इज्जत नहीं रहती है और धीरे धीरे जो है उसका सम्मान कम होता चला जाता है। अतिथि का मतलब ही ये होता है कि आना, कुछ समय रुकना और चले जाना। तो इस पाठ में हम इसी प्रकार से लेखक के द्वारा एक व्यंग्यात्मक वर्णन देखते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस कहानी का सार। तुम कब जाओगे अतिथि शरद जोशी द्वारा रचित एक व्यंग्य है और इसमें लंबे समय तक आसन मारकर बैठ जाने वाले अतिथियों पर कटाक्ष किया गया है। और इस व्यंग्य का सार इस प्रकार है। लेखक अपने अतिथि का चौथे दिन तक सत्कार करते करते जब परेशान हो जाता है तो मन ही मन उस अतिथि से पूछता है कि तुम यहाँ आराम से सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे हो, उधर मैं तुम्हारे सामने कैलेंडर की तारीखें बदल बदल कर तुम्हें वापस जाने का संकेत दे रहा हूँ। तुम्हारा आतिथ्य बहुत लंबा हो चुका है। इतनी देर तक तो चांद पर गए विमान यात्री चांद पर भी नहीं रुके थे। तुमने 4 दिन रहकर मेरी हालत पतली कर दी है, अर्थात अब जाओ। चलिए जानते हैं कि लेखक ने अतिथि के स्वागत सत्कार में क्या क्या किया। हे अतिथि, तुम्हारे आते ही मेरा बटुआ कांप उठा था। बटुआ कांप उठना मतलब जब अतिथि हमारे यहाँ आते हैं तो उनकी सेवा करने के लिए, उनको सत्कार देने के लिए, सम्मान देने के लिए हम उनके लिए तरह तरह की चीजें उनके खाने के लिए उनकी सेवा में रखते हैं। तो इससे क्या होता है, खर्चा बढ़ जाता है। तो कुछ यही बात जो है लेखक ने कहने का यहाँ पर प्रयास किया है कि लेखक या अतिथि के आते ही मेरा बटुआ कांप उठा। हमने भरसक मुस्कान से तुम्हारा स्वागत किया अतिथि का। रात के भोजन को मध्यम वर्गीय डिनर जैसा भारी भरकम बना दिया। 2 सब्जियां, रायता तथा मीठा भी बनाया और सोचा था कि तुम सुबह को चले जाओगे, परंतु तुम जमे रहे। हमने फिर दोपहर भोजन को भी लंच जैसी गरिमा दी। सोचा अब तुम चले जाओगे, हम तुमको विदा करने स्टेशन तक जाएंगे। तो इसी प्रकार लेखक अपने मन में ये सब बातें सोच रहे थे। अब लेखक ये कहते हैं कि तीसरे दिन भी तुम नहीं गए। ठीक है, तो तीसरे दिन अतिथि ने क्या क्या फरमाइश की, क्या कहा। और उन्होंने कहा अतिथि ने कि तुमने धोबी से कपड़े धुलवाने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की। ठीक है, यानी लेखक अतिथि को कह रहे हैं कि तुम तीसरे दिन भी नहीं गए और तुमने अपने कपड़े धुलवाने के लिए भी इच्छा प्रकट की। इससे तुम्हारी और ज्यादा ठहरने की इच्छा हमें पता चल गई। तो इससे क्या हुआ, हमें बहुत आघात लगा, यानी लेखक को बहुत आघात लगा। अब हमें अतिथि जो है देवता की जगह राक्षस लगने लगा था। और पत्नी ने सुना कि अभी वो और ठहरेंगे या अभी वो कपड़े धुलवाने के लिए ही दे रहे हैं, इट मीन्स कि वो भी और ठहरेंगे। तो ये सुनकर जो है उनकी आंखें जो है वो बड़ी, मतलब एक तरह से आग बबूला सी हो गई थी। चौथे दिन और भी ज्यादा बोरियत हो गई। चौथे दिन कपड़े धुलकर आ गए, किंतु तुम फिर भी डटे हुए थे। भाई हमने सोचा कि अब कपड़े धुलकर आ गए हैं तो चलो आप अब जाने की तैयारी हो गई आपकी। हमारे संबंधों में आई मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। ठीक है, अब जब मेहमान 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा और वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो जो सदस्य हैं घर के, सबके सदस्य के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो धीरे धीरे फीकी पड़ गई, कम होती चली गई और बातचीत के सभी विषय भी समाप्त हो गए। अब जैसे स्टार्टिंग में जब कोई गेस्ट आते हैं तो हम बहुत अच्छे से बात करते हैं, 1-2 दिन बहुत उनका मन लगाने की कोशिश करते हैं और बड़े खुल मिल से जाते हैं उनके साथ। किंतु जब वो जाने का नाम ही नहीं लेते तो धीरे धीरे बोरियत सी आने लगती है और हमारी जो मुस्कुराहट है वो एक फॉर्मेलिटी सी बन जाती है। ऐसा लेखक के विचार इस चैप्टर में बताए गए हैं। दोनों अपने अपने में मग्न होकर पढ़ रहे थे।
ठीक है। सौहार्द जो था यानी खुशी जो थी वो समाप्त हो चुकी थी और भावनाएं गालियां बनती जा रही थी, यानी मन में एक तरह की कुटिलता आती जा रही थी। और पता नहीं तुम क्यों गोंद की तरह चिपक गए, यानी लेखक ये सोच रहे हैं कि तुम गोंद की तरह से क्यों चिपक गई, अर्थात जाने का नाम क्यों नहीं ले रहे हो। पत्नी बोर होकर बोली कि मैं तो आज खिचड़ी बनाऊंगी। भाई जैसे बढ़िया बढ़िया लंच और डिनर बनाया जा रहा था, अब वो जो गरिमा है लंच की और डिनर की वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई और अब कहां पर बात आ गई, खिचड़ी पर बात आ गई। लेखक सोचने लगा कि लगता है अब हमें उपवास करना पड़ेगा। अब डिनर और लंच के बाद खिचड़ी, और अगर अब भी ये अतिथि नहीं जाते हैं तो अब तो ये होगा कि अब हमें उपवास या फास्ट भी रखना पड़ेगा। तो अब आगे देखते हैं क्या स्थिति आती है। अब अंत में लेखक अतिथि से क्या कहते हैं कि तुम्हें अतिथि बनकर रहना अच्छा लग रहा होगा। घर को स्वीट होम कहा जाता है, ठीक है। स्वीट होम यानी प्यारा घर, यानी अपना घर सभी को बहुत ही अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। परंतु तुम्हारे होने से हमारी स्वीटनेस जो है वो समाप्त हो रही है, क्योंकि अब हमारे मन में जो है परेशानियां उत्पन्न हो गई। तो जो एक अच्छा सा स्वीट होम जैसा जो एटमॉस्फेयर हमें अपने घर में लगता था वो ऐसा अब प्रतीत नहीं हो रहा है। अब तुम चले जाओ, वरना मुझे गेट आउट कहना पड़ेगा। यानी अब नौबत अतिथि के लिए यहां तक आ जाती है कि गेट आउट जैसे शब्द भी उसके लिए तैयार हैं। यदि तुम कल सवेरे अपने आप न चले गए तो मेरी सहनशीलता जवाब दे जाएगी। लेखक कहते हैं कि मेरी सहनशीलता का अंत हो जाएगा, मैं लड़खड़ा जाऊंगा। माना कि अतिथि देवता होते हैं, किंतु मैं तो एक आदमी हूं और देवता और मनुष्य अधिक देर तक एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए अपना देवत्व सुरक्षित रखना है तो अपने आप विदा हो जाओ। इस प्रकार हम इस पाठ के माध्यम से ये जानते हैं कि किस प्रकार शरद जोशी जी ने एक व्यंग्यात्मक रूप में ऐसे अतिथियों पर कटाक्ष किया है जो दूसरों की सुख शांति को भंग करने का प्रयास करते हैं और वहीं पर दूसरों के घर पर ही जमकर रहना पसंद करते हैं। तो ये था तुम कब जाओगे अतिथि पाठ का सार। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।